मेरा नाम अभयानंद है और मैं शुद्ध बिहारी हूँ। पुरानी मेमोरी है मेरी, वो है प्लेस कॉल्ड चाईबासा इन झारखंड, नाउ इन झारखंड। वहाँ के एसपी थे मेरे पिताजी, तो वो घर, मकान, फैलाव, ये फर्स्ट मेमोरी है मेरे लाइफ का। हम साइंस कॉलेज जाते थे साइकिल से एवरी डे। माय फादर वाज ए डीआईजी। आईपीएस के लिए 2 स्टेजेस में ट्रेनिंग होती है फंडामेंटल जी एक मसूरी में 3 महीने का जी और एक नेशनल पुलिस एकेडमी में जो हैदराबाद में है। जी मोबाइल पर वो रिंग करेगा तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं सो रहा था, क्योंकि आप सो भी नहीं सकते। ये मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। फ़ोन पे रिंग जब आया तो हमने पूछा, हाँ हेलो कौन बोल रहा है। एकदम भोजपुरी में कहा, हमार भैंसिया चोरी हो गई रहे ना मिलल 2 बजे रात को। हेलो फ्रेंड्स, सो आपको एक अनदर एपिसोड में आप सबका स्वागत है द स्टूडेंट चैप्टर्स पे। मैं कुंदन सिंह राजपूत फाउंडर आप सबका वेलकम करता हूँ। सो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका 37 से भी ज़्यादा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेटर्स हैं और डीजीपी के तौर पे रिटायर हुए। सो मैं इस मैं वेलकम करता हूँ सर अभियान सर को, जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी अभियान सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो अपना परिचय खुद से दें। धन्यवाद। मेरा नाम अभयानंद है और मैं शुद्ध बिहारी हूँ। मेरे पिताजी भी इंडियन पुलिस सर्विस में थे 51 बैच के। वो 48th डीजीपी हुए और मैं भी 1977 बैच का आईपीएस बना और मैं 48th डीजीपी बना। मेरे पिताजी 28 थे, मैं 48 था। नौकरी के अतिरिक्त मेरा एक पैशन था, मेरा विषय था फिज़िक्स और मैथमेटिक्स एट द सेम टाइम। नौकरी के बीच में ही एक पैशन डेवलप किया, गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई में अपीयर होने के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स पढ़ाने का। और मैंने पढ़ाया, वो 2002 से स्टार्ट किया। ये पढ़ाने का कीड़ा मैं कहता हूँ काटा मैंने जब अपने बच्चों को पढ़ाया, और वो भी दोनों आईआईटी से ग्रेजुएट किए। तो उसी तजुर्बा को लेकर के इसको डेवलप किया और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। सर बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम बहुत कुछ जानेंगे सर का एक्सपीरियंस, सर का जर्नी, एंड ही इज़ द सेकेंड इन हाउस जो कि डीजीपी से रिटायर हुए हैं। सो हम एक एक करके बात करते हैं। सर सबसे पहले मैं थोड़ा सा एकदम पीछे जाऊंगा। आपका चाइल्डहुड मतलब बचपन, आप बचपन में कैसे थे, स्कूलिंग आपकी कैसे रही, कैसे स्टूडेंट्स थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जहाँ जहाँ मेरे पिताजी की पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ मैं रहा। जो सबसे पुरानी मेमोरी है मेरी, वो है प्लेस कॉल्ड चाईबासा इन झारखंड, नाउ इन झारखंड। वहाँ के एसपी थे मेरे पिताजी, तो वो घर, मकान, फैलाव, ये फर्स्ट मेमोरी है मेरे लाइफ का। जो बेसिक स्कूलिंग हुई वो सेंट जेवियर्स पटना और लेटर ऑन एट सेंट माइकल्स पटना। फिज़िक्स में इंटरेस्ट डेवलप कर गया 8th क्लास में। मैं आउटडोर्स में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, थोड़ा बहुत मोहल्ला लेवल पर क्रिकेट खेलता था, लेकिन उससे ज़्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है। फिज़िक्स
मैं इंटरेस्ट डेवलप किया क्लास 8th में, ऑन इट कंटिन्यूज टिल डेट, आज के डेट तक है। कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद 1 साल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, रामजस कॉलेज में, फिज़िक्स ऑनर्स। और एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके कारण मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस चला आऊँगा पटना और यहीं पढ़ूँगा। वापस चला आया, पटना साइंस कॉलेज में नाम लिखाया, पटना यूनिवर्सिटी में, और फिज़िक्स ऑनर्स में आई वाज द टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, रिकॉर्ड बना, संभवतः रिकॉर्ड शायद अभी तक है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हमने यूपीएससी का बीएससी पास करके, एमएससी किया ही नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया, बुढ़िया बिस्तर एकेडमिक्स का बांध लिया, और फिर क्रिमिनल्स के पीछे लगे आईपीएस में। फिर एक जर्नी है आईपीएस की जो एंड किया डीजीपी से। सो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर हो गया? ऐसा जी। बहुत कम लोगों के साथ होता है। सर, तो आपने ये जो फिजिक्स जो आपने चूज किया था, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली आप 12th में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज ए स्ट्रीम लिए होंगे। यस। और उसके बाद फिर आप फिजिक्स, तो इन सब के बीच में आपका अपना खुद का इंटरेस्ट था या किसी ने गाइड किया उस टाइम, जैसे कि आपके पापा खुद ही आईपीएस ऑफिसर थे? जहाँ तक फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सवाल है, मेरे घर में किसी ने विज्ञान पढ़ा ही नहीं था, इंक्लूडिंग माय फादर। उनका विषय था पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। जी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट पर्सनली डेवलप कर गया। फिजिक्स उस ज़माने में कोई अच्छी अच्छी किताबें या यूट्यूब या चैनल्स तो होती नहीं थी, जी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेवलप कर गया था, तो कुछ बुक्स मिल जाती थी, और मैंने अपने पढ़ाई का बेस स्कूल में बनाया था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी को। अच्छा। सैटरडे संडे जाके वहीं लाइब्रेरी में बैठ करके फिज़िक्स केमिस्ट्री की किताबों को निकाल के पढ़ता था। वही अवेलेबल था, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं। जी। कोई एज सच गाइड था नहीं, अपने से पढ़ते थे, अपने से समझते थे, एक आध फ्रेंड्स से उनके साथ डिस्कस करते थे। कॉलेज में भी वही स्थिति थी, एक दो अच्छे प्रोफेसर्स थे, उनसे डिस्कशन होता था, बट नॉट मैनी, सपोर्ट बेस नहीं था कुछ। अच्छा अच्छा। मतलब इट्स लाइक कि आप डीप अपना नॉलेज गेन करते गए, फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट ऑफ द एरिया बढ़ता चला गया उसमें। सही बात। सर, तो फिर जैसा आपने बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका आईपीएस शुरू हो गया, इसका मतलब कि आप एकेडमिक से हमेशा ही काफ़ी क्लोज रहे, मतलब आपको बुक से अटैचमेंट ये बोल बात सकता हूँ सही मैं। है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, अच्छा। कोई गेम में बहुत लगाव हो हम्म। या खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट हो, ऐसा था नहीं। और जब इस लाइन में थे तो आई डोंट थिंक कि आपको घर से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि अंकल मतलब सर एज खुद ही आईपीएस ऑफिसर थे। ये दूर से देखने से ऐसा लगता है, बट इसको कपल कर दीजिए विथ वन मोर फैक्ट। हम लोग 6 भाई बहन थे, 4 सिस्टर्स और 2 भाई। जी। और जो आई जस्ट गिव यू वन फैक्ट, उससे बहुत सारी बात समझ में आ जी जाएगी। जी जी। मेरे पिताजी ने एक अपना घर बना लिया था पटेल नगर में, जी। उसी में हम रहते थे, जी। वो मेरा एड्रेस था। तो वहाँ से साइंस कॉलेज करीब 13 किलोमीटर है, जी। और हम साइंस कॉलेज जाते थे साइकिल से अच्छा। एवरी डे। माय फादर वाज ए डीआईजी। सर, तो मेरा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसके लिए कोई साइड प्रिपरेशन, कोई कोचिंग या आपका सेल्फ स्टडी था? नहीं, घर पे ही प्रिपरेशन हो रहा था, कहीं कोई कोचिंग में किसी के साथ नहीं था। अच्छा। मीन्स विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट कोचिंग, सब आपने खुद किया?
सही बात। सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग। दैट्स सो कि अगर हम किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, पैशन है, तो इट्स लाइक अ सेल्फ, अपना कॉन्शियसनेस ही शायद हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये बात सही है कि अगर सेल्फ मोटिवेशन हो और जनरल अवेयरनेस सही हो, जी। लैंग्वेज पर थोड़ा सा कमांड हो पहले से, तो यूपीएससी इज़ अ लॉट ऑफ डायरेक्शनल एफर्ट, सेल्फ डायरेक्शनल एफर्ट। ऐसा कोई कांस्टेंट गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स लाइक आपको अपना पूरा फोकस देना पड़ेगा इन द राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच। फोकस तो करना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, तो बिना फोकस के तो नहीं हो सकता। राइट। सर, अब है कि आपने यूपीएससी क्रैक कर ली, तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए आप कि ट्रेनिंग कैसे होता है? मतलब फर्स्ट फेज आई होप कि ट्रेनिंग होता है, तो आपका कहाँ पे हुआ पहला मतलब ट्रेनिंग किधर से किया, फिर आगे का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ? आईपीएस के लिए 2 स्टेजेस में ट्रेनिंग होती है फंडामेंटल। जी। एक मसूरी में 3 महीने का, जी। और एक नेशनल पुलिस एकेडमी में जो हैदराबाद में है, जी। वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का है। अच्छा। एंड टू एंड जो ट्रेनिंग है वो 1 साल का हो जाता है। तो दैट इज़ अबाउट ऑल। सो आपका कहाँ से हुआ था? वही मसूरी एंड हैदराबाद। अच्छा, मिक्सअप दोनों जगह। और उसके बाद सब फर्स्ट मतलब जॉब मतलब आपकी कहाँ पे लगी, और मीन्स जो जर्नी स्टार्ट हुई सर्विस जर्नी, और पहला पोजीशन ही आईपीएस का होता है या मतलब उसे एक लोअर पोजीशंस के तौर पे स्टार्ट होता है? एक बार आईपीएस आदमी बन जाता है, एकेडमी में ज्वाइन करके उस सर्विस को ज्वाइन कर लेता है, जी। तो आईपीएस तो वहीं से हो जाता है। या इनफैक्ट शोल्डर बैज पे भी एक स्टार और आईपीएस लगा रहता है। ऑल अलोंग योर करियर आईपीएस तो नहीं हटता है, अच्छा। अनलेस यू गेट किक्ड आउट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अच्छा। अच्छा। उस प्रोसेस में ट्रेनिंग एक हुई थियोरेटिकली एट हैदराबाद, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्टेट अलॉट हो जाता है, जिसको कैडर बोलते हैं। मुझे जैसे बिहार कैडर मिला। अच्छा। स्टेट अलॉटमेंट के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप आते हैं स्टेट में अपने, और स्टेट में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है। ये करीब 1 साल की होती है, जिसमें आप एक डिस्ट्रिक्ट में अटैच्ड होते हैं, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंडर में आपकी ट्रेनिंग होगी हर पार्ट में। लाइक एक सिपाही का जो रोल है वो भी निभाना है, हवलदार, फिर एएसआई, एसआई, एसएचओ, ये सब रोल्स 1 साल में पूरा करना पड़ता है। अच्छा। एंड once you've done that complete as a 1 year under this district SP of that district, उसके बाद आपको एक सब डिवीज़न में पोस्टिंग मिलती है, वहीं से फर्स्ट इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाता है। अच्छा। एएसपी कहलाता है वो। सब डिवीज़न के चार्ज में एएसपी फंक्शंस एज द सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, एसडीपीओ। 1 ईयर कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर then he is posted as either a district SP or a commandant or some equivalent rank. For example, मेरा था ASP सासाराम। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सासाराम सब डिवीज़न है, जी। वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई 1 साल रहा।
इंडिपेंडेंट चार्ज था। एंड फाइनली जब कंप्लीट हुआ तो मेरी पोस्टिंग हो गई एक न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट था मधेपुरा। मधेपुरा। वो नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ अच्छा। और वहीं सीधे पोस्टिंग हो गई विथ नथिंग, नो रेजिडेंस, नो ऑफिस, नो पुलिस लाइन, अच्छा। जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड आई वाज टोल्ड कि आप डिस्ट्रिक्ट को सेटअप कीजिए एंड बी दी एसपी। तो ये एक्सपीरियंस होता है, देन इट गोज ऑन एंड ऑन। सर, और इसी में जब बात ही कर रहे हैं तो ये भी आप बता दीजिए कि ये जो प्रमोशनल होता है मतलब इनसाइड द डिपार्टमेंट, वो फिर से आप लोगों का कोई एग्ज़ाम्स होता है और या अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, या आप कोई बड़ा केस आप फाइल किए, सॉरी सॉल्व किए तो उसके एक according- एग्ज़ाम होता है कंफर्मेशन के लिए, अच्छा। वो प्रमोशन के लिए नहीं होता है, वो जॉब में कंफर्म होने के लिए। जी। लॉ विद बुक्स, लॉ विदाउट बुक्स, इंग्लिश, आई मीन हिंदी के, ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज के, जी। दैट इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम। वो जस्ट हर गवर्नमेंट ऑफिसर को देना पड़ता है। देन यू गेट कंफर्म्ड इनटू दैट सर्विस। अदरवाइज कोई एग्ज़ाम एज सच नहीं, ट्रेनिंग है। अच्छा। सर्टेन ट्रेनिंग्स यू हैव टू अंडरगो बिफोर यू गेट प्रमोटेड टू अ DIG और IG। ये कई ट्रेनिंग्स होती हैं। सर थोड़ा सा इसमें ये बताइए कि पावर्स मतलब जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ा तो इट्स ऑल अबाउट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों एक साथ आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। एक IPS ऑफिसर when he gets posted to a charge like a district or a range or a zone, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफाइंड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, ये लीगल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट ऑफेंस क्राइम्स and follow, execute the law that is functioning in that at that point of time. तो ये मेनली ब्रॉड सेंस में यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ डिफाइंड इन द पुलिस एक्ट, दैट इज़ अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ यू डिस्चार्ज इट is law has been defined. Law also gives you the way to discharge it, at least the general principles. But कैसे आप उसको करेंगे leaves a lot to your creativity. सर एंड IPS का तो जो भी मतलब पार्ट ऑफ द वर्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या कोई एक्शंस लेना है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट होता होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये न तो स्टेट की सर्विस है और न ही उस सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। सर्विस कंडीशंस भारत सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन जब तक आप स्टेट में अलॉटेड हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल आपके ऊपर होता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जिस स्टेट में आप अलॉटेड हैं। लेकिन अगर आप डिप्यूटेशन में चले गए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपको अगर कोई पनिशमेंट मिलना है तो सर्टेन पनिशमेंट्स विल हैव टू बी गॉट अप्रूव्ड बाय द UPSC एंड भारत सरकार। कुछ पनिशमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक डुअल कंट्रोल है। कि इंडिया जैसे अपना है वो एक मतलब इसमें आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो सेंट्रल इंडिया प्लस पावर अपना अपना स्टेट के पास भी है, एक सेंट्रल पावर के पास भी है। शायद इसलिए है कि अब अभी तक इंडिया मतलब आई थिंक कि यूनाइटेड बोलते हैं हम, बट
कहीं ना कहीं एक फेडरल है, या द वर्ड इज फेडरल। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, डेमोक्रेसी फेडरल, इट्स नॉट यूनिटरी। राइट, वो लगता है हर स्टेट्स की एक अपनी रूल्स है। हर स्टेट का अपना लोकल लॉज भी है, राइट, और देर आर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट जो हर स्टेट पर अप्लाई करता है। राइट, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा देर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर केवल स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है। सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर केवल सेंटर ही लेजिस्लेट कर सकता है। और कुछ लिस्ट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर दोनों कर सकते हैं। ओके, तो अगर दोनों ने लेजिस्लेट कर दिया तो स्टेट लिस्ट विल बी कंसिडर्ड टू बी, स्टेट लेजिस्लेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी बिलो, वो उस सेंट्रल लिस्ट के लेजिस्लेशन के ऊपर नहीं हो सकता है। मतलब अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो प्रिवेल करेगा सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लॉ। ओके सर, और ये जो हाईएस्ट पोजीशंस जो जहाँ पे डीजीपी का है पुलिस डिपार्टमेंट में, सो वहाँ पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी, मतलब अगर आप चाहो कि कुछ नया लॉ लाना है तो क्या आप लोग ला सकते हैं उस पोजीशन पे जाने के बाद? ऑब्वियसली डायरेक्टली तो आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं जी, एज एन IPS ऑफिसर, बट इफ़ यू आर एट अ टॉप लेवल एंड यू फील दैट सर्टेन लॉ इज़ रिक्वायर्ड, तो आप अपने चीफ मिनिस्टर से या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है अपने प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। ओके, अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया तो लेजिस्लेशन बिल लाया जा सकता है। बिल ड्राफ्टिंग में आपको कहा जा सकता है कि आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्ले आउट करने के लिए ले आइए अपना जो आइडिया आपका है उसको बिल के फॉर्म में। इफ़ इट गेट्स पास बाय द पार्लियामेंट और एज इन द केस ऑफ स्टेट, वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास्ड हो गया तो लॉ बन जाएगा। लेजिस्लेचर के द्वारा पास्ड हो गया तो लॉ बन जाएगा। और डीजीपी शायद डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सीएम के साथ करते हैं सिस्टम। State government functionaries, that is Home Secretary, Chief Secretary. But practically I have found कि अगर DGP डिलीवर कर रहा है तो वो डायरेक्टली बात कर लेता है, ओके, विच इज़ नॉट टेकन वेल बाय दी ब्यूरोक्रेसी। बट वो अगर वो अथॉरिटेटिवली काम कर रहा है तो लोग उसकी बात सुनते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द मीन्स जर्नी। आप धीरे धीरे वहाँ तक प्रमोट हुए तो सारा चीज़ शायद बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते होंगे। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जिन बच्चों को अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, जैसे आज के डेट में बहुत लोग शायद 8th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड से भी शुरू कर देते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, जैसे अभी तक नीट के लिए होता था 10th से ही लोग लग जाते थे या 8th स्टैंडर्ड से। सो आप मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है उन बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, या कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें तो वहाँ से उनके लिए मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकता है, मतलब एक अच्छे नॉलेज के साथ इंटर कर सकते हैं? ये सबसे पहला तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है पहले तो उसको देख लीजिए सिलेबस मिला जी, करके कि ये आप कर पाइएगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा विषय था लेकिन बहुत इंटरेस्ट नहीं था, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर सब्जेक्ट इन विच यू फील मोर कंफर्टेबल। इसका आंसर तो यही है कि आप पहले अपने विषय को चेक कर लीजिए, एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक इट तो छोड़ दीजिए उसको, कोई दूसरा विषय ले लीजिए। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है मेरे माइंड में, क्योंकि
हम एम तो बनाते हैं कि कुछ आईपीएस बनना है, शायद अभी भी लाखों करोड़ों लोग मतलब जो बच्चे हैं वो सपना बना रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बड़ी होती है एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद। भले ही वो पोजीशन आपका चेंज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रमोशंस, बट वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और एक आईपीएस, एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर को, मतलब जिसको, बिकॉज इट्स, हम लोग सब लोग जानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके अगर एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर है जो कि चाहता है कि नहीं जो चीज़ें सही है, मतलब जिस प्रिंसिपल के लिए वो आईपीएस बनना है, जो अपने देश का सिद्धांत है उस पर काम करता है, तो उसकी क्या एक पर्सोना रहना चाहिए, उसका क्या एक करैक्टर रहना चाहिए? इसका आंसर हर आईपीएस अपने तरीके से देगा, जी अपने तजुर्बे से देगा। जी मैं भी कोशिश करूँगा अपने तजुर्बे से देने जी। की। आपके क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है कि वो चाहता है कि मैं अच्छा करूं, मैं अपना जो सोच है वही रखूं। आपका सर्विस करियर डिसाइड करते हैं दूसरे लोग। फॉर एग्जांपल आपको ए डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया गया, आप कितने देर रहिएगा वहाँ पर वो 100% दूसरों पर निर्भर करता है। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो गए तो आप 2 साल वहाँ रहेंगे ही। आप 1 घंटे भी रह सकते हैं, 1 घंटे में ट्रांसफ़र हो सकता है एंड यू कैनॉट से अ वर्ड। क्या किस स्थिति में क्यों ट्रांसफ़र हुआ आपका, यू कैन क्रिब, रुक सकते हैं आप बैठ के, हमने क्या गलती की, मेरा क्यों ट्रांसफ़र हुआ, रोते रहिए, लेकिन ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। और अगर हो गया तो आपको जाना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे उस डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, जो रनिंग केसेज आपके हाथ में था वो भी गया, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपके श्रोताओं को बताऊं कि ये सोचना भी नहीं चाहिए कि ये केसेस मेरे जो हैं, मेरे साथ पेंडिंग थे, वो हम उस पर मेरा कोई नियंत्रण रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इनफैक्ट दे शुड अंडरस्टैंड कि द मोमेंट यू साइन ऑन अ चार्ज रिपोर्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट ए का प्रभार छोड़ रहा हूँ और अब दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, माई अप्रोच वॉज, वहाँ से मैं भूल जाऊँगा कि डिस्ट्रिक्ट ए का नाम क्या है, वहाँ से मैं भूल जाऊँगा कि इस ज़िले में एक थाना था बहादुरगंज, आई वोंट इवन रिमेंबर द नेम, कौन थाना प्रभारी था वहाँ का ये भी मैं भूल जाऊँगा। इतना शार्पली मेमोरी को तोड़ना पड़ता है। यू डोंट हैव नाउ, यू हैव नथिंग टू डू विद दैट प्लेस, न अच्छा न बुरा, कुछ नहीं, और आप निकल गए और 1 घंटे में हो सकता है। दैट्स रियली चैलेंजेबल, मतलब आपका पूरा हार्ड वर्क कुछ पलों में आपका उससे अटैचमेंट, ये जो गीता में है ना कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, इससे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं है। रियली सर, तो अभी आपका सर्विस में, मतलब आपने बताया, और आईपीएस का आपके लिए सबसे यादगार पल क्या रहा आपका सर्विस? कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ के आपके केसेस जो जिससे आपको शायद लाइमलाइट मिला हो, मतलब क्योंकि आप एक पॉपुलर फेस तो हैं। आपने वर्ड यूज़ किया पॉपुलर, जी और पॉपुलैरिटी केसेस से नहीं आती है। आम आदमी अगर आपसे संतुष्ट है जी तो आप पॉपुलर हैं। आम आदमी का मतलब होता है कि जिसको कोई नहीं पहचानता है, वो अगर आ कर के अपनी बात कहता है और फ्रीली कह सकता है, जब चाहे तब कह सकता है। रात में 2 बजे भी अगर उसको परेशानी होगी और वो
आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप वो 2 बजे रात में भी मिलिएगा, जिस समय उसको समस्या होगी उस समय मिलिएगा। अब तो मोबाइल आ गया, हम लोग जब एसपी थे तो नहीं था मोबाइल। जी मोबाइल पर वो रिंग करेगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सो रहा था, क्योंकि आप सो भी नहीं सकते हैं। यह मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। और बहुत हैरत होगा जान के कि आप सो नहीं सकते हैं। व्यवस्था रखनी होगी, कान के नीचे मोबाइल रखिए, और कोई भी व्यक्ति अननोन, आपको मैं कहानी दे के सुना दे सकता हूँ कि क्या इसका अर्थ है। ये एसपी के रूप में नहीं, ये डीजीपी के रूप में। प्लीज सुनाइए। मेरा मोबाइल मेरे कान के पास रहता जी था और मेरी नींद प्रैक्टिस अब हो गई है, बहुत पतली। अच्छा एक रिंग आया, अननोन नंबर। आई यूज टू पिक अप एवरी नंबर। यस सर। फ़ोन पे रिंग जब आया तो हमने पूछा, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? एकदम भोजपुरी में कहा, हमार भैंसिया चोरी हो गई रहे नू, ना मिलल 2 बजे रात में। ही चोज टू इन्फॉर्म मी एंड वेक मी अप एट 2 सेइंग कि हमारा भैंस चोरी हो गया था कुछ दिन पहले, कोई देखने नहीं आया। एंड ही हैज़ ए जेन्युइन कंप्लेंट एंड वन शुड नॉट टेक इट अदरवाइज कि क्यों उठाया हमको। यस तो हमने पूछा उसे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए और एरिया बताइए। भाषा से तो समझ में आ गई थी कि वो भोजपुर के इलाके का है। उसने बताया अपना नाम, तो हमने कहा कि आप के पास 2-3 घंटे में कोई साहब पहुँचेंगे देखने के लिए। यस I rang up the SP of आरा एंड टोल्ड हिम कि देखो यार, उसका भैंस चोरी हो गया है, तुम्हारे लिए इट विल नॉट हैव एनी मीनिंग, सर बट उसका तो प्रॉपर्टी है वो। या तो कोई इंस्पेक्टर को कहो कि जाके देखेगा केस दर्ज हुआ नहीं दर्ज हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं। और 5 बजे वो हमको रिंग किया फिर से, आइल रहनी इंस्पेक्टर साहब। हो गया। सर आप इस पोजीशंस पे लिटरली, पर शायद सर्विस तो यही बोलती है कि वी नीड टू बी सर्विस का अर्थ ही वही होता है। जी अब अगर अस्पताल में आप गए रात में 2 बजे, पेट में दर्द है, जी एंड सपोज यू फाइंड कि सब लोग सोया हुआ है, तो कौन अस्पताल है? सिमिलरली, if he has access to the Director General of Police for anything, और ऐसी एक घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं। मेरा नंबर फ्री था, सबके पास था। आपको एक दूसरा सुनाते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। जी एक आदमी फ़ोन कर रहा है हमको वैसे ही रात में जी कि हमरा पकड़ करके बड़ा बाबू थाना में ले आए हैं और हम परेशान हैं। हम बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी तो हाजीपुर थाना के जेल में बनी, वहाँ से कॉल कर और वहाँ से वो कॉल कर रहा है। हमने पूछा कि आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? एंड दिस वाज एज डीजीपी रात में। तो बोला कि सब दीवार पर सब साहब लोगों का नंबर लिखा हुआ है, अच्छा सबसे ऊपर में आपका नंबर था तो हम आपको लगा दिए। और जानते हैं उसकी गलती क्या थी? जी आई रैंग अप डीएसपी, ऐसे तुरंत थाने पर जाओ जी और हमको बताओ कि उसको काहे को बंद किए हुए है। जी चला गया थाने पर एसपी, वो भी झल्लाया हुआ होगा कि ये क्या किया थानेदार। और जाके वहाँ से फ़ोन किया कि सर हुआ इतना ही था कि ट्रक इंटर स्टेट ट्रैवल करता है ट्रक्स। जी जी तो ये वो एक ड्राइवर था जो हाजीपुर पार कर रहा था,
उसको पेशाब लगी, वो उतर करके पेशाब करने लगा रोड के किनारे। दरोगा जी उसको पकड़ के अंदर कर दिए और उसने हमको फ़ोन करके बताया। तो अब मुझे कार्रवाई हो गई, तो हाँ सर, दरोगा जी को तो हम सस्पेंड कर दिए हैं और इसको हम जल्दी से छोड़ दिए हैं। अच्छा, ये निकला वहाँ से ट्रक से जी कर्नाटक में कहीं बैठ करके और खाना खा रहा था, जी। जैसे ढाबा में लोग खाना खाते जी हैं, जी। और इस कहानी को बाँच रहा था। कैसे हुआ मेरे साथ, एंड यू वोंट बिलीव इट, वहाँ कुछ जर्नलिस्ट लोग थे, जी उन लोगों ने उसे स्टोरी पिकअप कर दी और लोकल लेवल पर उसको सर्कुलेट किया उस स्टोरी को। अच्छा। तो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन एट अ नेशनल लेवल, दे पिक्ड अप दैट स्टोरी एंड देन दे रैंग मी अप कि आपको हम लोग फेलिसिटेट करना चाहते हैं। ऐसे छोड़िए, मेरे लिए ये रूटीन वर्क है, आप लोग फेलिसिटेट अपना करते रहिए। रियली इनक्रेडिबल। आपके जैसे ऑफिसर्स वाकई में और चाहिए। और सर कोई, ये तो एक फ़नी केसेस हो गए, आपके पास कोई मतलब सबसे टफेस्ट केस कोई याद है जो आपके अंडर में सॉल्व हुआ हो या आपने सॉल्व किया हो? क्योंकि आपके टाइम में इतना तो क्लियर है क्योंकि हम बच्चे ही रहे होंगे, बट क्राइम तो बिहार में अच्छा खासा था उस टाइम, शायद चरम पे था। एक नहीं, अनेक केस है, बड़े बड़े केसेस भी हैं। उस जी ज़माने में उतना ज़्यादा पब्लिसिटी होती नहीं थी, जी लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर था कि कोई भी दबाव डाल करके कोई केस में मेथड हमसे बदलवा ले, अच्छा ये असंभव था। ये कोई सीनियर ऑफिसर भी दबाव डाल दे या कोई पॉलिटिशियन इन पावर दबाव डाल दे, ये असंभव था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई वुड जस्ट गो एंड पुट अप माई पेपर्स कि लीजिए रखिए, अपने इस पद को अपने पास रखिए और मैं चला, नहीं करूँगा। तो आपका ट्रांसफ़र तो बहुत होता होगा। तुरंत, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में किडनैपिंग हुआ एक बीडीओ साहब का। जी बीडीओ साहब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, अपने घर आए थे उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मैं एसपी था। गैंगस्टर्स लोगों ने, किडनैपर गैंग्स ने उनका किडनैपिंग कर लिया, परेशानी हुई। देयर वाज अ प्रेशर ऑन मी बाय पॉलिटिशियंस इन पावर कि जो गैंग है, उस गैंग के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप किडनैप कर लीजिए। ये तरीका लोग अपनाते हैं। दिस इज़ एन इलीगल वे, तरीका सही नहीं है। टेलीफोन पर बात हो रही थी, उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, काला वाला जो चोंगा वाला फ़ोन था, उस पे बात हो रही थी। एंड व्हाट हैपेंड वाज द पॉलिटिशियन इन पावर वाज टॉकिंग फ्रॉम द असेंबली चल रहा था उस समय। कहा गया कि उसको भी किडनैप कर लीजिए, ऐसे कैसे छूटेगा, ये मेरी जवाबदेही है, एंड आई नो कि कैसे इस क्राइम को डिटेक्ट किया जाएगा। और एक तो उसने किडनैपिंग किया, दूसरा क्राइम किया, हम उसके एवज में एक दूसरा क्राइम कर लें, ये कौन सा तरीका होगा? ऐसे लिए हम नहीं करते हैं, और हमको मालूम है करना कैसे है। आप आश्वस्त रहिए, हम करा के दिखा देंगे। एक सेंटेंस हमने कह दिया कि आप जहाँ बैठे हुए हैं, आई न्यू कि वो कहाँ से बोल रहे थे। ही वॉज टॉकिंग फ्रॉम दी असेंबली। ऐसे आप जहाँ बैठे हुए हैं, कानून वहीं बनता है, मैंने कानून नहीं बनाया है, ये लॉ के प्रोसेसेस में नहीं लिखा हुआ है। ही गॉट रैग्ड, बैंक दी फोन। मैं अपने रास्ते से चला, 2-3 दिन करीब लगा रहा उसके पीछे,
डिटेक्ट हुआ। उस टाइम तो ये सब शायद आम बात था, मतलब जिस फेज में आप थे। किडनैपिंग होना, जैसे अभी मर्डर्स हो रहा है, उस समय किडनैपिंग ड्रॉप ऑफ द हैट पर किडनैपिंग होता है। और परेशानी होती है, लोग एजिटेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, होना भी चाहिए। किसी का बच्चा स्कूल पढ़ने गया है, तो अगर नहीं लौटा टाइम पर, 4 बजे शाम उसको लौट जाना चाहिए, नहीं लौटा तो बेचैनी हो जाती थी, लगता था कि किडनैप तो नहीं हो गया। सर इससे एक चीज़ याद आ रहा है, मतलब इनकाउंटर ये सब का तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ा बना होगा, स्पेशली आपके टाइम। सो मतलब आईपीएस को तो परमिशन है कि दे कैन शूट एट द, आईपीएस को क्या है? मतलब परमिशन है एट द अच्छा, ऑन द किस स्पॉट चीज़ का परमिशन है? शूट टू ऑन द स्पॉट शूट, मतलब गन फायर। आप लोग को पता नहीं क्या क्या माइंड में रहता है, किसी को कोई परमिशन नहीं है। एक आम आदमी को अगर कोई पिटाई करने लगे और उसके पास एक रेगुलर वेपन होगा, तो क्या उसको अपनी आत्मरक्षा गोली चलाने का हक है कि नहीं? अगर लाइसेंस है तो शायद हाँ, है। लाइसेंस वेपन है, इलीगल फायर आर्म है तब तो इलीगल ही है। So, शायद मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो है आत्मरक्षा के लिए। तो इतना ही आत्मरक्षा पावर एक आईपीएस को, एक सिपाही को, एक चौकीदार को, एक दफादार को है। अच्छा, और कानून में है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये सारे बुलेट्स की काउंट मतलब मिनिस्टर तक जाता है या डीजीपी तक, अगर यूज होती ये है? रिकॉर्ड रखना पड़ता है डीजीपी के लेवल तक, उसके लिए उसका एक विभाग है, उसमें आईपीएस ऑफिसर रहते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आईपीएस आप बन गए तो आपको हक है गोली चलाने का, नहीं है ऐसा। सर ये जो मतलब आप डीजीपी पे भी गए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे ट्रैफिक पुलिस, फायर डिपार्टमेंट एंड द सिविल वन, तो ये सब एक के अंदर आता है या इनका अलग अलग डिपार्टमेंट? सब एक रहता है एक्सेप्ट फायर, फायर अलग है, फायर पुलिस के अंडर में नहीं है। बट उसके अलावा जितना है, देर इज़ वन यूनिफाइड कमांड इन द पुलिस, और वो डीजीपी के अंडर में है। तो उनका ही पावर पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा। देर इज़ वन पुलिस हेडेड बाय वन डी। सर जो मतलब अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस, मतलब ये फॉर द अवेयरनेस है कि ट्रैफिक पुलिस या आईपीएस ऑफिसर या पुलिस के किसी भी सेक्शन में कोई भी पोजीशन अगर किसी इंसान को गलत तरीके से आम सिविलियंस को हैरेस करता है या किसी केस में ट्रैप करता है, तो उसको इंस्टेंट क्या लेना चाहिए? मतलब जैसे मान लो कि मैं कंप्लेन करने गया पुलिस स्टेशन एंड अगर थानेदार ने आपको पकड़ लिया और आप फील करते हैं कि वो आर्म्स प्लांट किया हुआ है, यही शायद आप मीन कर रहे हैं। आर्म्स या किसी भी, आजकल फेक केसेस भी बहुत हाँ, सारे होते हैं। फेक ड्रग्स मान लीजिए प्लांट कर दिया है। जब भी इस तरह की समस्या हो तो इमीडिएटली एसपी के लेवल पर उसको रेज कर देना चाहिए। एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, ये पुलिस का जो चैनल है इसमें रेज कर देना चाहिए इमीडिएटली। एंड देयर इज अ मेथडोलॉजी थ्रू विच दिस चैनल विल कम इनटू एक्शन। वेदर इट विल और इट विल नॉट, ये तो ऑफिसर्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन तरीका यही है करने का। मतलब एक आम सिविलियन भी अगर उसके साथ लगता है गलत हुआ तो वो डीजीपी तक मैसेज पहुंचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि ये इम्प्लांट बहुत होता है, जैसे कि हर दिन अपने को सुनने को मिलता है ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आजकल न्यूज़ वगैरह आता है। सो आप सही बोल रहे हैं, ये होता है। और यहीं पर जो आपने पॉपुलैरिटी वर्ड यूज़ किया था, अगर आम आदमी को लगे कि डीजीपी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सीधी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है और एक्शन होगा, तो पब्लिक आपको कंधे पर उठा लेती है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में चला गया कि आप पिटीशन दीजिए तो मार्क हो जाएगा
लॉस्ट है, फिर पॉपुलैरिटी तो क्या वो हाईली अनपॉपुलर हो जाता है। मीन्स अगर कप्तान अच्छा है स्टेट का तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी इन द शॉर्ट। He should be accessible every moment, राइट। and he should have a methodology by which he can take action at such speed that it has a huge impact. आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, उससे थोड़ा बेटर लगे। मैं डीजीपी नहीं था, पटना का आईजी था, जोनल आईजी, जी। और ऑन एन एवरेज 200-250 लोग पर डे मिलते थे हमसे। ओके। आम आदमी, 10 डिस्ट्रिक्ट था या 9 डिस्ट्रिक्ट अंडर माय कमांड। पीपल वुड कम इन, लाइन लगा के, भीड़ लगा के ऑफिस के सामने खड़े रहेंगे। जब हम आते थे तो पहला काम यही कि पहले लोगों से मिलो, और कोई ये नहीं कि स्लिप दे के आइए और तब हम पूछेंगे। आप अनपढ़, वो अनपढ़ आदमी हो सकता है, स्लिप कहाँ से लिखेगा, अपना नाम नहीं लिख सकता है जी। आई वुड कॉल हिम, क्या है इशू, क्या है। तो एक स्टोरी आई, बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो पढ़ा लिखा आदमी था, बोला कि सर मेरा एक ट्रक है जो उस हाईवे पर चल रहा था, एसपी साहब ने उसको पकड़ के और थाना में जब्त कर दिया है। ठीक है, अब 3 दिन हो गया है, पैसा मांग रहे हैं छोड़ने का, विच में बी ट्रू विच में बी फॉल्स, हम नहीं जानते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में मैं एसपी रहा था बहुत पहले। अच्छा। तो थोड़ा बहुत क्राइम का आइडिया था हमको। तो आई आस्क्ड हिम कि अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, हम आपको तुरंत बुलाते हैं। रूम मेरा खाली हुआ, हमने एसपी को लगाया फ़ोन, मोबाइल आ गया था तब तक। आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारे यहाँ एक गैंग है ना जो हाईवे से ट्रक उड़ा लेता है और ड्राइवर का मर्डर कर देता है? तो बोला हाँ सर है। तो आई सेड अच्छा ये बताओ कि जब वो उड़ा देता है ट्रक को, ड्राइवर को मार के फेंक दिया, तो सीजर लिस्ट देता है क्या है जो ट्रक का ओनर है, लुक हियर, हमने तुम्हारे ट्रक को उड़ा लिया है और ये मेरा सीजर लिस्ट है? कहा कि सर क्रिमिनल लोग कभी सीजर लिस्ट देता है? हम बहुत तरीके से पूछ रहे थे उससे। हमने कहा कि आप भी यही काम किए हैं, एक ट्रक को आपने उड़ा लिया है और सीज करके अपने बेस पर जो आपका थाना है उसमें आपने लगा के रख लिया है। तो आप में और वो गैंग में अंतर कहाँ है? वो भी सीजर लिस्ट नहीं देता, आप भी नहीं देते हैं। तब वो कहता है कि सर मेरे ऑफिशियल गाड़ी में टक्कर मार दिया था। हो सकता है, तो वो भी एक ऑफेंस है जी। उस ऑफेंस के लिए सर्टेन एमवी एक्ट या सम एक्ट में पावर है आपको, डू इट, लेकिन सीजर लिस्ट तो दीजिएगा। और सीजर लिस्ट दे करके उस जब वो ले लेगा तो वो कोर्ट में जा करके लड़ ले सकता है। बट लाइक ए क्रिमिनल यू डिडंट डू इट। विदिन 10 मिनट्स वो आदमी बाहर से अंदर आ, कैसे छूट गई गाड़ी। क्योंकि एसपी को लगने लगा कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है कि मेरे ही ऊपर एफआईआर हो जाएगा। मीन्स डीजीपी तक भी एफआईआर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? किसी पे भी? किसी पे भी हो सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लॉ इज द सेम फॉर पीपल इन यूनिफॉर्म एज वेल एज पीपल इन नो यूनिफॉर्म। ओके सर, और एक और चीज़, रात में अरेस्ट का कुछ प्रावधान है क्या कि रात? थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, बट वो फीमेल्स पे ज़्यादा अप्लाई करता है। अच्छा अच्छा।
लाइक फीमेल स्टाफ का तो होना कंपलसरी है और रात में आप नहीं कर सकते। रात में मेल्स के लिए कुछ नहीं है, ओके, लेकिन फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स का नहीं कर सकते। देखिए, सब चीज़ का नीयत होना चाहिए। अगर आपके एक्शन से लग जाए कि आप वेंजेंस के साथ कर रहे हैं, मेरी नीयत अगर साफ होगी तो हम हर एक्शन को जस्टिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर नीयत ही साफ नहीं होगी, देख रहे हैं बैकग्राउंड से लगेगा कि तो वेंजेंस से बदला ले रहा है, तो जज होता है, सेंस तो कर ही लेता है। यस सर। और एफआईआर वर्ड से भी लोग बहुत घबराते हैं, तो इसका एक्चुअल क्या मीनिंग? वो तो है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया। एफआईआर आपने सही कहा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन? ये है कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये एफआईआर है। अब जैसे लपड़ थप्पड़ हो गया तो आप एफआईआर नहीं करा सकते हैं उसको, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। एज फार एज आई रिमेंबर ना, अभी 11 साल हो गया हमको छोड़े हुए। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है उसका एफआईआर नहीं होता है, उसका सना एंट्री होता है। ओके। और एफआईआर का कॉपी मतलब उनको देना इंस्पेक्टर? एफआईआर की कॉपी उनको मिलनी चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़ में ये है कि लैंग्वेज का ही बैरियर होता है क्या, कि हिंदी में ये एफआईआर लेंगे, इंग्लिश में नहीं लेंगे? नहीं, एफआईआर में कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं हो, किसी भी लैंग्वेज में देगा। अब आपका काम है कि अगर वो हिंदी में दिया है, अंग्रेजी में दिया है, तो हिंदी में कराइए ट्रांसलेशन। अच्छा, मान वो लीजिए थाना का वो काम है। बिहार में आया और कर्नाटका का रहने वाला और कन्नड़ में देगा, तो ही हैज़ गॉट एवरी राइट टू गेट इट इन कन्नड़। अब तो लैपटॉप पर ट्रांसलेट हो जाता है। ये सर, क्योंकि इधर रिसेंटली हमारे साथ एक हुआ था, तो हम दानापुर स्टेशन पे गए थे, तो देयर सेट कि पहले आप हिंदी में करके आओ, तो इंग्लिश को फिर हमने हिंदी में किया। सब होने के बाद दे सेट कि साइबर क्राइम जाओ, साइबर क्राइम बोला कि दानापुर में जाओ। तो ये भी एक चलता है। ये प्रॉब्लम है। जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि नियरेस्ट जिस विक्टिम का थाना है वहाँ हो जाएगा, तो थानेदार के जुरिस्डिक्शन में नहीं भी हुआ है क्राइम, तो वो उसको 0 एफआईआर लिख करके, उसका नंबर 0 होता है, और फिर उसको थाना भेजेगा दूसरे थाने में। ओके, मतलब उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम लोग तो किसी भी चीज़ पे कंप्लेन मतलब अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लाइक कहीं पे नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, एयर पोल्यूशन, मतलब इस सब चीज़ों से रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके। अगर संज्ञेय अपराध का नहीं है तो वो पुलिस का रोल ज़्यादा नहीं होता। आप दे भी दीजिएगा तो दरोगा जी विल बी एट अ लॉस कि अब हम करें क्या है इसका। सर खास कर इसके लिए मैंने पूछा कि लोग है ना कभी कभी हाई साउंड में चीज़ों को, और अकॉर्डिंग तो क्योंकि आप खुद फिजिक्स हैं तो आपको ही पता है कि एक डेसिबल के बाद इंसान को छोड़िए जानवर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसके बारे में शायद कोई नहीं देखता है। आप देख सकते हैं वो जो रस्सी लगा रहता है गर्दन में, एकदम बेचैन हो जाएगा। भैंस गाय सब जो जी है, जी। उसका रजिस्टर कर लेना चाहिए, और जो व्यक्ति कर रहा है उसको बता देना चाहिए कि अगर इससे कोई परेशानी होगी तो आप लायबल होइएगा इसके लिए। पॉइंट मेरा ये है कि इन ए स्टेट लाइक बिहार जहाँ मेजर क्राइम्स हो रहा है, वहाँ ये सब का क्या इम्पोर्टेंस रह जाता है, और लोग शायद थाना में जाते भी नहीं हैं अनलेस कि पहले से कोई झंझट है और इसी इशू को लेके लाठी वाठी चल जाए। और एफआईआर से शायद उतना डरना भी नहीं चाहिए, आई थिंक। अगर हुआ है तो एक होता है ना कि अब तो गए। डरना नहीं चाहिए, आई वोंट से,
इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, अगर FIR हो गया तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो तरीका होता है उसको फाइट आउट करने का वो तो करना ही पड़ेगा। ओके सर, और अभी आपका सक्सेस जर्नी, और आई थिंक कि आपके लाइफ में मतलब जो भी मैं अभी तक जान पाया हूँ कि फिर आपको बहुत ही एक सीक्वेंस वे में चीज़ें जो आपको चाहिए थे वो अचीव हुआ। उसके ऑब्वियसली उसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क होगा, स्ट्रगल होगा, जो शायद सब लोग नहीं देख सकते। तो आप मुझे एक शॉर्ट में स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि एक सक्सेस मेंटेलिटी के लिए हम, या एक रिच मेंटेलिटी के लिए किन किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग एटॉमिक हैबिट्स, बिहेवियर सेशन या थॉट प्रोसेस। कई तरीके से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सही तरीके से काम करते चले जाएं, उल्टा पुल्टा तरीका नहीं अख्तियार करें, रास्ते में गलत कोई तरीका है उसको अपना लिए तो फिर सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और अगर टेम्परेरीली मिल गया तो लॉन्ग रन में ख़राब हो जाएगा। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मीन्स मस्ट बी गुड, एटलीस्ट पुलिस के लैंग्वेज में लीगल मीन्स होना चाहिए। मीन्स अगर इलीगल होगा तो टेम्परेरी रिजल्ट्स हो सकता है मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में तो कबाड़ा होना है। मीन्स इट्स ऑल अबाउट योर इंटायर लाइफ जर्नी से, मतलब एक एक्सपीरियंस पूरे लाइफ जर्नी का, टू दी एक्सटेंट कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और लग गया कि बगल से थोड़ा देख लेते हैं, हम चोरी कर लेते हैं, कर लीजिए, हो सकता है नहीं पकड़े जाइएगा, लेकिन अगर ये आदत सेट इन कर गई, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग डंडी मारना बोलते हैं, तो अच्छा रिजल्ट लॉन्ग रन में नहीं आएगा। राइट, मीन्स एक एथिक्स को कंटिन्यू, एथिक्स की बात है। राइट सर, और आपके रिटायरमेंट के लाइफ के बाद का भी मेरा क्वेश्चन है कि आप जब रिटायर कर गए तो उसके बाद भी आप इंगेज्ड हैं सुपर 30, मतलब जो पुअर बच्चे हैं उनका एजुकेशन को लेकर, साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैंने शायद थोड़ा बहुत स्टडी किया है कि आप ड्यूरिंग द सर्विस आपने पुलिस के लिए और रिटायर मतलब आर्मी से जो रिटायर थे उन लोगों के साथ मिलकर आपने शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे उनको मेडिकल हेल्प मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आज तक किसी चीज़ की नहीं बनाई है। अच्छा, इनफैक्ट ये एक्टिविटी से हमको एतराज़ है। जैसे ही कोई संस्था बन जाती है जी, तो ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगी, उसके एक डायरेक्टर साहब रहेंगे, उसके एक साहब रहेंगे, तो नियम बनेगा, तो मुझे लगने लगता है कि अभी सरकारी बन रहा है। और सरकारों के बारे में मैंने हमेशा देखा है कि वो डिलीवर नहीं करता है, वो केवल सिस्टम को चलाते रहता है। जी, इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गया है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ, एक अस्पताल मैंने बनवाया था विद द एफर्ट ऑफ द कांस्टेबल्स फॉर देयर फैमिलीज। सरकारी अस्पताल था। अच्छा, हालत उसकी ख़राब थी, एकदम टूट रहा था। तो बिना सरकार को पूछे हुए मैंने कोशिश की कि उसको उठा दें। जो डॉक्टर्स पोस्टेड थे वहाँ, वही लोग ऑपरेशन कर रहे थे। एक नया ओटी बनवा दिए, सब फैसिलिटीज़ उसमें लगवा दिए, 20 बेड का वो हॉस्पिटल बन गया, अच्छा, एंड सो ऑन। फिजियोथेरेपी की यूनिट बन गई, सब कुछ होने लगा, और पैसा लगा, कंट्रीब्यूशन था बाय द कांस्टेबल्स, नो ऑर्गेनाइजेशन, और अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट जब उसका इनॉग्रेशन होना हुआ तो लोगों ने आगे हमसे पूछा कि सर इसका कौन करेगा इनॉग्रेट, आप कीजिएगा कि मुख्यमंत्री जी आएंगे? कोई मंत्री जी नहीं आएंगे, और हम भी एज ए गेस्ट वहाँ पर रहेंगे, जी, तो किसको करना है?
आई सेड ये एक यज्ञ हुआ है, इस यज्ञ की पूर्णाहुति परिवार का जो सबसे वरीय सदस्य है वो करेगा। तो आप डेटा लेके आइए, बताइए हमको कि उम्र में सबसे वरीय यहाँ कौन है जो पूर्णाहुति करेगा इसकी। मालूम हुआ कि एक स्वीपर थे, अच्छा गणेश राम, जो अगले दिन रिटायर होने वाले थे। अच्छा। तो बोला सब कि सर ये तो यही है। उन्होंने कहा उन्हीं को ले आइए, वो चीफ गेस्ट होंगे, पूर्णाहुति उन्हीं के हाथ से होगी। अभी भी उसका मार्बल प्लेट लगा हुआ है। वो गणेश, श्री गणेश राम, उसका डेजिग्नेशन था झाड़ू कस। एंड ही डिड इट। एंड पूरा जो आर्म पुलिस का बटालियन होता है, उसका बैंड होता है, वो सब प्ले किया। दैट्स रियली इनक्रेडिबल, बिकॉज शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके के थॉट्स प्रोसेस को रखते होंगे, और आई थिंक इस नेशन को ऐसे ही थॉट्स प्रोसेस की ज़रूरत है। आज भी लगा हुआ है वो। सबों ने कहा कि सर आपका नाम तो आना होगा। तो एक आदमी ने कहा कि अब आप सर रोकिएगा नहीं इसको, लोग प्रेरणा स्रोत में आपका नाम, ठीक है एक्सेप्टेड, लग दो, लेकिन उद्घाटन करता होगा गणेश राम। दैट्स रियली अ वंडरफुल मिशन। सर, आपका जर्नी वाकई में काफ़ी इनक्रेडिबल रहा। आपने बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया, बट बीइंग अ इंडियन सिटीजन एट द एंड आपने रूट कॉजेज़ पे भी काफ़ी शायद, मतलब क्योंकि आप ऐसे पोजीशन पे थे कि आप चाहे ना चाहे रूट कॉज पे आपको काम करना था, देखना था, ऑब्जर्व करना था वेरी क्लोजली। सो व्हाट यू थिंक कि अगर आज हमारा नेशन अभी भी डेवलपिंग के तौर पे ही मतलब कि सफोकेट कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है या रेंग रहा है, ये दौड़े कब, मतलब कब ये डेवलप्ड का टाइटल लगे? कॉलोनियल माइंडसेट अभी तक परेशान किया हुआ है, या आपको क्या लगता है? मेरे विचार से जो इलनेस है जिसने सब चीज़ का फालूदा बना दिया है, वो है घूसखोरी। एकदम ठेठ भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, घूसखोरी। ये अगर आज बंद कर दें, मान लीजिए कि आज किसी तरीके से भगवान आए और कहीं घूसखोरी आज के मोमेंट से बंद, कंट्री विल शाइन। जी। दाएं बाएं हाथ पांव मार रहे हैं हम लोग, जो बंद करना है वो है घूसखोरी। और एक चीज़ और, जैसे कि आपने पैशन के साथ ही अपने पूरे करियर को किया, शायद क्योंकि बीइंग अ करियर काउंसलर मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अपने पैशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर को चुनता है तो ही इंजॉयड मोर देन कि क्या सैलरी आ रही है। जैसे कि मैंने बिहाइंड द कैमरा आपसे पूछा भी कि सर सैलरी को लेकर क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपने बोला कि मुझे ध्यान भी नहीं है, शायद मैंने कभी देखा भी नहीं। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। यू आस्क मी कि आप कितने सैलरी पर रिटायर किए हैं, जी। नहीं पता है। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे जो भी मिला उसमें मैं आनंद से रह रहा था, जी। और मुझे कभी ईश्वर ने पैसे की कमी नहीं होने दी, जी। नेवर। तो शायद ये वही, मतलब आप भी स्टूडेंट्स को शायद यही सजेस्ट करेंगे कि उनको हमारे नेशन में अगर अपने पैशन के अकॉर्डिंग, मतलब इस टाइप का जो नेशन है जहाँ पे अब जाके एंटरप्रेन्योरशिप आया है। जैसे कि सर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मतलब कि आप टीचर्स भी हैं, डीजीपी है, तो आप टीचर्स तो समाज के लिए होता है, तो ऑब्वियसली आप मेरे लिए भी टीचर हुए। जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि लोगों का किसी का जॉब होता है यूएसए यूके में, तो दे से कि मेरा जॉब हो गया, एंड इट्स एक फॉर्मो बन जाता है कि समाज में कहाँ फलाने का बेटा यूएसए यूके में जॉब कर रहा है। उस टाइम एक क्वेश्चन उठता है माइंड में मेरे कि मैं यूएसए की तारीफ़ करूं या उस कंपनी की तारीफ़ करूं या अपने इंडिया पे शर्म करूं। आपकी पहचान अगर आपके जॉब से है तो खुश हो जाइए,
लेकिन अगर उस जॉब की पहचान आपसे हो तो उससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। राइट। सो जैसे कि आपने आपका पिछला इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने बोला था कि शायद आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप या अपने मन का काम करना बहुत ज़रूरी है। सो तो एक तो है, ये तो आपने पहले ही मुझे बताया था। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको अभी से मान लीजिए फिर से मौका मिले, स्टार्ट आपको लाइफ करने का, तो क्या आप सेम जर्नी टच करेंगे या अभी अभी जो इंडिया का जो करेंट सिचुएशन है, यहाँ से आप कोई और डायरेक्शन में जाना चाहेंगे? अभी काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ जी। तब से रोल्स की कमी नहीं रह गई है। जिस समय हम लोग आए थे जॉब में, उस समय यूपीएससी छोड़ करके दूसरा कोई जॉब था नहीं। वो भी मैं नहीं आता अगर जो मैं चाह रहा था कि फिज़िक्स को परसू करूं, वो अगर परसू कर पाता, वो भी एक रीज़न है नहीं कर पाया। तो आई वोंट हैव कम हियर, यहाँ मैं नहीं आता, क्योंकि फिज़िक्स पढ़ाने में और मैथमेटिक्स के साथ उसको रिलेट करने में जो मज़ा आया है वो लाइफ में किसी चीज़ में नहीं है। ये तो सही कहा आपने। मीन्स आप कहीं ना कहीं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे रिसर्च और पढ़ाना, हम्म, व्हेन यू, एक लड़का आता है, इस सारी प्रॉब्लम नहीं बना, बच्चा लोग कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो नहीं बना, ट्राई किए हो, हाँ सर, तो हर समय हर प्रॉब्लम तो बनता नहीं है, लेके आएगा तो उसको कहेंगे अच्छा चलो बोर्ड पर। हम भी उस प्रॉब्लम को देखे नहीं हैं, चलो दोनों मिल के ट्राई करते हैं। और बोर्ड पर गया, हमने कहा पहले हमको समझाओ कि है क्या, कैसे बनेगा ये तो बाद की बात है, पहले है क्या। तो बोलेगा कि सर ऐसे है, यहाँ रिंग है, वहाँ फलाना चीज़ है, ऐसे घूम रहा है, इसको गर्म किया गया। तो जब पूरा बता जाएगा तब उससे पूछेंगे कि अगर ये नहीं रहता यहाँ पर तो क्या होता है। अब वहाँ से उसकी सोच हमने शुरुआत कर दी है। हमको भी आइडिया नहीं है कि फाइनली क्या होगा। हम लोग दोनों डिस्कस करते करते आधे घंटे में, हाँ अब तो सर समझ में आ गया। तो वो जब उसकी आंख में हम चमक देखते हैं कि उसको समझ में आ गया है, और मेरे मात्र क्वेश्चनिंग से उसको समझ में आ गया, तो हमको लगता है कि उसको भी लगता है कि तो अच्छा हुआ। तो आई वुड आस्क हिम, कौन बताया, तुम ही ना बताया, अपने से किए हो तुम, हम थोड़े ही बताए। तो नहीं सर, आप थोड़ा रास्ता में उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो हो जाता है। आई थिंक टीचर्स का यही काम होना चाहिए कि आप क्रिटिकल थिंकिंग उसको कितना बच्चा को दे सके। ट्रू, ज्ञान बांटने की चीज़ नहीं है। हम लोग के कल्चर में लोग इसको ज्ञान बांटना बोल देते हैं या ज्ञान देना बोलते हैं। यू कांट गिव ज्ञान टू एनीबॉडी, वो निकलेगा तो उसी के दिमाग से निकलेगा। जी। आप केवल उसको प्रोवोक कर दीजिए एंड लेट हिम डू इट, कर लेगा, अपने से कर लेगा। जी। वही बिकॉज आई थिंक मुझे वही लग रहा है कि जिस तरीके से कम्पिटिटिव मार्केट बन रहा है ना, एंड अभी भी वो कुछ चीज़ें को शायद ब्रांड के तौर पे पूरा इंडिया या ऐसे, आपने सही बोला, आज के डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है और लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी मेंटेलिटी को चेंज शायद नहीं होने दे रहा। एक है कि ये थॉट के जो टीचर है वो ज्ञानी है, उसका दिमाग ज्ञान से भरा हुआ है। जो स्टूडेंट है वो अज्ञानी है, उसके दिमाग में कोई ज्ञान नहीं है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस, पीपल फील कि टीचिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर टीचर अपने दिमाग का ज्ञान उठा के और स्टूडेंट के दिमाग में डाल देगा। ये प्रोसेस कभी नहीं होगा, इट हैज़ नेवर हैपेंड, जनरेशन से नहीं हुआ है। और जिस भी कल्चर ने इसको कोशिश किया है लाने का, ऐसे ऐसे रटवाते रहते हैं लोग, वो सक्सीड कभी नहीं करेगा। आप सिर्फ प्रोवोक कर दीजिए कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ है। और हम तो जब प्रोवोक करते हैं तो
उसको करा सोचवाते सोचवाते रिजल्ट तक ले आएंगे, वही लाएगा। एंड देन आई विल से दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। हाँ सर, हो गया, फैराडे लॉ यही है। एक दूसरा प्रोसेस होता है कि फैराडे लॉ को हम बोर्ड पर लिखेंगे, तब पूरा समझाएंगे, तो उसको ग्रहण कर लेगा, कहेगा हाँ अब जान। शायद एक शॉर्टकट का आदत लग चुका है हमारे नेशन के माइंडसेट को। माइंडसेट में शॉर्टकट के अलावा है कि वही जो ज्ञान अज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान है शिक्षक में, गुरु में। देयर इज नथिंग लाइक गुरु। आप गुरु क्या हैं? आप भी तो किसी से सीखे ही थे। राइट। एक बहुत पेटेंट क्वेश्चन है मेरा, हु टॉट न्यूटन न्यूटन्स लॉज? एंड इट थिंक अबाउट इट एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि एजुकेशन होता क्या है। न्यूटन के टीचरों ने भी तो उनको कुछ सिखाया होगा, बट न्यूटन लॉ तो नहीं सिखाया था। राइट। तो न्यूटन लॉ क्रिएट कैसे कर लिए? इसलिए कि उनकी अपनी सोचने की शक्ति प्रोवोक्ड हो रही थी। यहाँ भी वही है, पुलिसिंग में भी वही है, हर जगह वही है। सबसे सस्ता मेथड है कि ऐसे कर दो, ऐसे हो जाएगा, इधर से निकालो गोली, उधर से मार दो, हो जाएगा। नहीं होगा। राइट। क्योंकि जो टैकल कर रहा है प्रॉब्लम को, उसको सोचना पड़ता है कि क्यों ये हो रहा है, और वो क्यों को अगर आंसर करने लगेगा तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट। ये आपने एकदम सही बोला कि शायद मैक्सिमम के लाइफ से वाई वर्ड गायब ही हो गया है। व्हाट ज़्यादा हो गया है, व्हाट टू डू नहीं बुझा रहा है। पीछे देखो ना, पहले तुम्हारे कोई किया होगा, पहले कोई गोली मारा था तो ठीक हो गया, तो अब फिर गोली मारो। राइट। सही बोला आपने, वाई गायब ही हो गया, शायद क्वेश्चन ही पूछना भूल गए हैं सब। वही बात मैं कह रहा हूँ। और टीचर का काम है वाई पूछवाना उससे, और आप जानते भी हैं आंसर, तो तब भी वाई करके उसको दीजिए। राइट। सोचेगा, हो सकता है आपसे बेटर आंसर निकाल दे। हमारे देश का तो शायद आपने भी क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि अराउंड 30-35 ईयर्स ओल्ड एज हो जाता है ना, स्पेशली लड़कियों का तो और ज़्यादा। उनको डिसीजन, मतलब एक छोटा डिसीजन लेना भी काफ़ी चैलेंजेबल लगता है। वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में भी फंसे रहते हैं कि कोई आके हमको समझा देगा कि इस परिस्थिति में क्या किया गया था। तो दे विल लुक अराउंड, कोई फैमिली मेम्बर बोलेगा हमने जब ऐसी स्थिति आई थी तो ये कर दिया था, ये हो गया। हाउ डू यू नो कि आप जब कीजिएगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा। राइट। वही ये पास एकदम सही बोला आपने, मतलब इस क्लैरिटी बहुत कुछ हो रहा है आज के टाइम में, क्लैरिटी रखना ज़रूरी है। शायद एजुकेशन में भी आपके जैसे टीचर्स का काफ़ी आना ज़रूर है, बिकॉज कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ना, वाकई में हर के माइंड से जो वाई वर्ड जो आपने बोला जो रिप्लेस हो गया ना, तो एवरीवन इज जस्ट लुकिंग फॉर द, ये कैसे भी अपना खाना पीना हो जाए और मेरा बच्चा हो जाए। आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं, और किस डायरेक्शन में सोसाइटी जा रहा है। इट्स लाइक अ केओस एक होता है ना, एक वर्ड है केओस, शायद वही अभी हो रहा है कि एक तरह में नेशन डेवलप भी कर रहा है, बट लोगों के बीच में वो चीज़ें थोड़ी सी, क्राइम का रेशियो, जैसे हमारे सोसाइटी ने स्पेशली फीमेल जेंडर को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं कि दे कैन डू द क्राइम्स एंड ऑल, बट ये चीज़ें ओवरलुक हुई तो आज शायद सबके सामने भी आ रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेज एंड ऑल, तो ये चीज़ है सर। सो एनीवन से अबाउट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एनी मैसेजेज यू वांट टू शेयर टू फॉर द स्टूडेंट्स और नेशंस के जो भी आपको सुन रहे हैं? एक ही मैसेज है मेरे पास, आपका जो सबसे बहुमूल्य बॉडी ऑर्गन है वो यहाँ रखा हुआ है। इस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका है तो ये चलेगा भी आप ही के द्वारा। कोई दूसरा आदमी अगर इसको कंट्रोल कर लेगा
तो फिर आप ह्यूमन बीइंग नहीं रह जाइएगा, कुछ दूसरी चीज़ हो जाएगी। राइट। सर तो थैंक्स अ लॉट आपका बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए।